नोट में भाग 2 में सभी का स्वागत है। और भाग 2 में हम आप सबका स्वागत करते हैं, जिसमें भाग 1 का जो पार्ट है एक बार बहुत तेजी से हम रिवीजन करने चल रहे हैं। जो पहले वाले 160 नोट बिलियन फर्स्ट वाले भाग में है क्या, ये दो तरह का बिलियन दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक कंसंट्रेशन, दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन के टर्म पर अगर बात करते हैं तो दो मेथड्स हैं, ओल्ड मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं। ओल्ड मेथड और बी पार्ट में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें 4 प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके बाद ही इसमें 4 एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने, वार्नशॉप फैक्टर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ। अब सॉल्यूशंस आप वेल नोन है, आप जानते ही हैं, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक सॉल्यूट है तो दूसरा सॉल्वेंट है। अब एक एक के विषय में हम लोग यहाँ से डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन तो होगा क्या, दो तरह का होगा, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होगा, ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होगा, इसका फेज एक होगा, इसका कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट सॉल्यूशन। और जो डायमेंशन है या साइज है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो सॉल्वेंट से छोटा होगा, एंड दैट इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। राउल्ट्स के नियमों का अनुपालन करेगा और आदर्श गैस समीकरण को भी पूर्ण रूप से अनुपालन करेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट पर आइए, दो तरह का सॉल्यूट्स है, अवाष्पशील सॉल्यूट और वाष्पशील मीन्स नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल्स वो होंगे जिसको ओपन में आप रख दीजिए, जो वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होते हैं, वो नॉन वोलाटाइल कहलाते हैं। और इसके कुछ प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसका द्रव्यमान, डेंसिटी, कंसंट्रेशन ये चेंज नहीं होते हैं। इसका जो वेपर प्रेशर है नॉन वोलाटाइल का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होता है। वहीं पर वोलाटाइल सॉल्यूट जो ओपन में खोल के अगर रख दिए जाएं तो ये वेपर्स बन के उड़ जाता है। इसका कंपोजिशन, कंसंट्रेशन, डेंसिटी ये सब समय के साथ चेंज होते रहते हैं। इसका वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल NH4Cl, I2, कपूर, पेट्रोल, अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, एटीसी। सांद्रता टर्म पर अगर हम आते हैं तो मैंने बताया था कि दो पार्ट हैं, ये ओल्ड मेथड्स और न्यू मेथड्स। ओल्ड मेथड्स में परसेंटेज में निकाला गया, परसेंटेज बाई वेट, फार्मूला W/V/100। और बाकी यूजुअल आप W जानते ही हैं, जो स्मॉल w है वेट ऑफ सॉल्यूट है, V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है। और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 5% बाई वेट का मतलब होता है 5 ग्राम सॉल्यूट जो है 100 ml सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। ये बायोलॉजिकल और मेडिसिनल टर्म है जो यूज होता है। परसेंटेज बाई वेट ये आपके सामने है, सॉल्यूट का वेट है एंड डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन का जो वेट है उससे डिवाइड करते हैं, ये 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान में रखे रहे, सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो सॉल्वेंट का भी वेट होगा प्लस सॉल्यूट का भी होगा। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। यहाँ से अगर बात करें हम, देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है यहाँ, सॉल्वेंट वेट है एंड प्लस सॉल्यूट वेट है। शॉर्टकट में हम जल्दी लिख दे रहे हैं वेट, और दिया हुआ है W डैश प्लस W इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका होता है। बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम दोनों लिक्विड शेप में होगा, ऊपर और नीचे सॉल्यूट और सॉल्यूशन 100 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। फार्मूला आपके सामने एकदम क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा प्लस सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा। ये फार्मूला आपको दिया गया है। इसके साथ पार्ट पर मिलियन भी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किए जाते हैं, जिसमें जो जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट
बहुत ज़्यादा हो, 10 लाख पार्ट्स में एक पार्ट्स अगर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो उसे पार्ट पर मिलियन कहेंगे। और देखिए ये फार्मूला यहाँ पीपीएम में मैंने लिखा है, 10⁶ से मल्टीप्लाई किया गया है। ये जो आंसर आया है वो कंसिडरेबल आया है, इसलिए किया गया है। 10⁶ में 10 लाख है। उपयोग कहाँ होगा इसका? जिसका उपयोग जो होना है वो आपका सॉल्यूट, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, इसमें ये उपयोग होना है। और देखिए उसके बाद मतलब ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट्स है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम देखिए निकाल सकते हैं, एन इंटू ई है, जो अभी बाद में डिस्कशन किया जाएगा। नॉर्मलिटी एंड इक्विवेलेंट वेट है, या W अपान V इन लीटर में होगा। अगर ml में होगा तो यहाँ लिखा हुआ है 1000 इंटू W डिवाइडेड बाई V इन ml। और ये फार्मूला आपके सामने यहाँ से आ गया। कंसंट्रेशन जो न्यू टर्म से उपयोग कर रहे हैं वो मोल हमको निकालना है, क्योंकि हम पूरी केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट पर आधारित है, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ जो वेट ऑफ द सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। से सॉल्यूट का मोल निकल जाएगा, इसी प्रकार सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो उसी वेट को आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ये हमारे लिए जरूरत है अभी। मोलरिटी आप जान ही रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन पर यूनिट पर लीटर। ये देखिए यहाँ से पर लीटर, यूनिट हटा दें हम, ये हटा देते हैं। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी कहलाएगी। हिंदी ऊपर लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। यदि यहाँ देखिए कंडीशन लगा दिया V इक्वल टू 1 लीटर तो M इक्वल टू N हो जाएगा। फार्मूला अगर V को हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं तो 1000 इंटू W/M अपन कैपिटल V सबका यूजुअल मीनिंग है। और ये मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ा देंगे मोलरिटी घट जाएगी। ये क्वेश्चंस बनाया गया है, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है। और देखिए एकदम केवल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर फार्मूला पर आपने रखा और आंसर निकाल लिया। नॉर्मलिटी है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ दी। देखिए यहाँ पर भी ये पर लीटर ऑफ दी सॉल्वेंट, पर लीटर ऑफ दी सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना। ये भी देखिए टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नॉर्मलिटी घट जाएगी। ये सब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के हो रहा है। चार्ल्स लॉ ये आप पढ़े हुए हैं, उस पे आधारित है, जिस पे निकाला जा रहा है। हम इक्विवेलेंट वेट को अगर निकालें, ये देखिए इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकाल दें, ये तो ई से रिप्रेजेंट करें मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब रही बात एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मोलर मास मींस मॉलिक्यूलर वेट, और एन फैक्टर निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ H प्लस आर ओ एच माइनस आर कैटायंस आर एनायन का नंबर्स है, कितने H प्लस आयन है, कितने OH माइनस आयन है, या कितने उसमें धनायन होंगे, कितने ऋणायन होंगे, उनकी संख्या है, उसे से डिवाइड कर दिया, संयोजकता से डिवाइड कर दीजिए। हमने एक एग्जांपल लेकर बताया। देखिए H2SO4 में एन की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 2H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है। मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी और पर 1000 पर केजी और पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसकी यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम। फार्मूला आपको दे रखा है यहाँ पर, कैसे बनाया गया है सबका यूजुअल मीनिंग है, बस V की जगह W होगा यहाँ पर, और हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोलांश, ये क्या होगा, किसी भी सिस्टम में किसी एक जो कंपोनेंट का कितना हिस्सा होगा
कितना पार्ट होगा, कितना योगदान होगा उसका उस पूरे सिस्टम में, चाहे वो प्रेशर में, चाहे टेम्परेचर में, चाहे किसी भी टर्म में, वही उसका मोल प्रभाज होगा। देखिए यहाँ बनाया गया, हिंदी में तो लिखा गया है, बताया भी गया। कुल टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस सिस्टम में कितने होंगे, अगर मोल्स में निकाला जाए, N1 N2 N3 मोल्स हो गए ए बी सी डी के, तो कुल मोल से ऐड कर लीजिए। अगर ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर होगा, और उस सोल्यूशन में कुल कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे प्रेजेंट, उनसे आप डिवाइड कर दीजिए। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन के अंदर है, डिवाइड किया, निकल गया एक्स ए के मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखते हैं मोल फ्रैक्शन, और N1 अपान सिग्मा एन हो जाएगा। इसी तरह से बी का भी आप निकाल सकते हैं, N2 अपान सिग्मा एन, सी का भी निकल जाएगा। और ये देखिए समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन एनी सिस्टम इज इक्वल टू 1, ये याद रख रहिए, ये होता है। और देखिए यदि दो ही कंपोनेंट हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, तब आप मोल फ्रैक्शन X2 जो लिखेंगे वो सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करेंगे, X1 जो लिखेंगे वो सॉल्वेंट का होगा। बस यहाँ से देखिए N हो गया, उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट का निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब प्रेजेंट होगा उसे डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से सॉल्वेंट का भी निकालेंगे, इनके भी समेशन लेस देन 1 इक्वल टू 1 होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है, ये भी बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी जो है वो उसको अफेक्ट करती है टेम्परेचर, यानी यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जैसे चूने का पानी में अगर हम मिला दें तो इसमें ऊष्मा लिबरेट होती है, निकलती है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चूना पानी में नहीं डिजॉल्व होगा, कम होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी घट जाएगी। उसी प्रकार के एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे जो ऊष्मा शोषी कहलाते हैं। ये जो होंगे वो अगर ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ये सॉलिड है, पानी में डाल देते हैं तो ये सोल्यूशन ही ठंडा हो जाता है, इसलिए ज्यादा ही पानी को गर्म करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे, उतना ही ज्यादा अमोनियम क्लोराइड नौसागर उसमें डिजॉल्व होगा। विलेय की प्रकृति भी है, नेचर ऑफ सॉल्यूट भी इसमें आएगा, और नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात अगर हम कर दें तो ये भी डिपेंड करेगा कि किस तरह से है। देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट का, पोलर सॉल्वेंट आप जानते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो पोलर है पोलर को डिजॉल्व करता, अनलाइक डिजॉल्व अन जो होगा अनलाइक डिजॉल्व अनलाइक को, पोलर पोलर में विलेय होगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। है यानी पेट्रोल को आप पानी में वाटर में नहीं डिजॉल्व कर सकते, क्योंकि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है और पेट्रोल जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोवैलेंट कंपाउंड ही मॉलिक्यूल डिजॉल्व होंगे या विलेय होंगे, पोलर में जो आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व होंगे। कुछ कॉमन आयन इफेक्ट भी इसको इफेक्ट करता है। यदि दो या दो से अधिक लिक्विड किसी एक सोल्यूशन में अवेलेबल है तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट द solubility or degree of ionization है या degree of dissociation of weak electrolyte is suppressed, that is called common ion effect। यानी in presence of strong electrolyte the degree of dissociation of weak electrolyte is suppressed if the common ion present in the solution is called common ion effect। देखिए यहाँ H प्लस आयन दोनों में है, H2SO4 में, H2S में भी है और HCl में भी है, इसलिए HCl स्ट्रॉन्ग है, यहाँ लिख देते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग। ये आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी उपस्थिति में यह वीक है, इनका सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगी, घट जाएगी। तो चलिए अगला आज का जो मेन रूप से मेरा टॉपिक था वो था क्या, वो था वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर और क्या वर्सेस सॉल्यूशन, वाष्प दाब
और विलयन में क्या संबंध है। तो ये देखिए, एक आपको इक्विलिब्रियम दिया जा रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस किस तरह से इक्विलिब्रियम में है, और एक ग्राफ भी बनाया गया है यहाँ पर। एक ग्राफ देखिए इसे बना दिया गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये ग्राफ लेकर गया है, देखिए ये ग्राफ बनाया गया है। अ, समय के साथ रेट बढ़ रहा है, वाष्पन की दर यानी जो वेपोराइजेशन रेट है वो यहाँ पर लाया गया, सैचुरेशन कंडीशन आ रहा है फिलहाल, अब इसको बाद में आपको समझ में आएगा। यहाँ समझिए होता क्या है, जब किसी सॉल्वेंट को हम किसी वेसल में रख देते तो बट नेचुरल है, सॉल्वेंट जो हमने ले रखा है वो वोलाटाइल है, वाष्पशील है, देखिए वाष्पशील है, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ये वेपर्स जो है उस पूरे वेसल में फैलेंगे। अगर वो उसको क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ढक्कन बंद कर दें, तो पुनः उस लिड से टकरा करके वेपर्स उस वेसल में आएंगे, और यही वेपर्स इस वेसल के अंदर दीवारों पर वाल्स पे प्रेशर डालते हैं। उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए हमने ले रखा है, नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस है, ये कन्वर्ट होके जा रहे हैं, फिर वापस टकरा के आ रहे हैं, और यही प्रेशर को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि इसमें से सिंस इसमें कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व नहीं है, इसलिए जो भी प्रेशर डेवलप होगा उसे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे, एंड पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान में रखिए, यानी प्योर है, अभी इम्प्योरिटी नहीं है। सेम टाइम में देखिए यहाँ से, यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसके अंदर डिजॉल्व कर दिया जाए तो होता क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो पार्टिकल्स है उससे लिक्विड के सरफेस पर जाकर सरफेस के कुछ एरिया को ऑक्युपाई कर लेते, घेर लेते हैं, जिससे वेपर जो सॉल्वेंट था वेपर्स में बनना कम हो जाता है। और नेट इफेक्ट ये होगा कि जब वेपर से ही कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और ये स्थिति को, चूंकि हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिए, तो अब तो वो सोल्यूशन हो गया, अब इम्प्योर हो गया, सॉल्वेंट नहीं रहा, अब सॉल्यूशन हो गया। देखिए सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन हो गया तो उसका वेपर प्रेशर को हम पीएस लिखेंगे। बट नेचुरल है कि आप समझ सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए गए हैं सॉल्वेंट में, वो लेस देन होगा। और लेस देन होगा तो यहाँ स्थितियां आपके सामने क्लियर होकर आ रही हैं कि केस फर्स्ट नॉन वोलाटाइल हमने जो यहाँ उपयोग कर रखा है वो नॉन वोलाटाइल केस फर्स्ट में हम ले रहे हैं। यानी एब्सेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल अगर होगा तो जो प्रेशर डेवलप होगा उस कंपार्टमेंट के अंदर वो ओनली प्रेशर डेवलप बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा ही है। ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए अवाष्पशील विलय पर जो विलयन जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का है। सॉल्यूट तो हम ले लिए पहले कि नॉन वोलाटाइल, वो वाष्प बनाएगा ही नहीं, यानी सॉल्यूशन जो हुआ एक इम्प्योर सॉल्वेंट हो गया, और उस इम्प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया गया, वो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, इसलिए जो भी वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है सॉल्यूशन का वो पीएस वो पी नॉट से यानी सॉल्वेंट से कम होगा। क्यों, तो आप बताएंगे क्योंकि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में मिला देने पर सॉल्वेंट के पृष्ठ सरफेस पर जाके कुछ स्थान, कुछ प्लेसेज को ऑक्युपाई कर लेते हैं, घेर लेते हैं, जिससे वेपर्स का सॉल्वेंट का वेपर्स में जाना कम हो जाता है या कन्वर्ट होना कम हो जाता है, जिससे वेपर प्रेशर घट जाता है। केस टू, यदि हम मान लीजिए इसमें हम वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर दें तब क्या होगा। तो ध्यान में रखे रहिए, एक तो जो सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर है और सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर है, दोनों को आप जोड़ देंगे तो स्वाभाविक है वेपर प्रेशर तो ज्यादा ही होगा सॉल्यूशन का एंड ग्रेटर देन सॉल्वेंट का। और ये केस आपको नहीं पढ़ने हैं,
ये नहीं पढ़ने हैं, इस पे परगेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपको केस फर्स्ट ही पढ़ना है। केस फर्स्ट पे यहाँ पर आइए, देखिए किस तरह से हो रहा है। केस फर्स्ट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने डिजॉल्व कर रखा है इसमें, तो वेल नोन ही है कि पी नॉट इज लेस देन पी एस इज लेस देन पी नॉट और पी एस इज प्रोपोर्शनल टू द पी नॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखते रहिए, यहाँ पर अगर ला दें हम, तो पी एस को पी नॉट के बराबर करने के लिए एक हम कहें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ला दें, तो x1 आता है। x1 को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और दैट इज कॉल्ड राउल्स फर्स्ट लॉ। देखिए टेम्परेचर और कंपोजिशन कांस्टेंट है, तब ये पी एस इक्वल टू x1 इंटू पी नॉट। अब आप डिफिनीशन ही बनाए हैं राउल्स का फर्स्ट लॉ का, तो आप कहेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, और किस पर, संगठन कंपोजिशन पर, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी जो मल्टीप्लाई किया गया है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाता है। तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है जैसा है, और ओरिजिन से पास होने वाली ये लीनियर इक्वेशन है। मैंने ये बना रखा, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है ऐसे, और ये ग्राफ है, आप स्लोप वगैरह निकाल भी सकते हैं यहाँ से। x1 को हमने x एक्सिस पे रखा और ps को मैंने कहाँ रख दिया, y एक्सिस पे। तो ये ओरिजिन से पास होता हुआ एक ग्राफ बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। फिर आ जाइए यहाँ पर, राउल्स सेकंड लॉ, तो आपके बुक में यही दिया है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो दोनों लिखना होगा। सेकंड लॉ में देखें क्या होना है, स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर होना है। अभी हम बता भी देंगे आगे कि किसी विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द राउल्स लॉ। ये राउल्स का नियम है जिसके विषय में आपको पढ़ना था। देखिए यहाँ कुछ स्पेलिंग गलत हुआ है, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ये RAOULTS है एक, तो ये राउल्स लॉ आपके पास बना। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट लॉ से इसको निकाला गया है। इस बार अब क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, अब डेरिवाइव करके। इस बार देखिए डेरिवेशन पूछ दिया, पी एस इज इक्वल टू x1 इंटू पी नॉट, ये तो जान ही रहे हैं, फर्स्ट लॉ से है। और x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ये भी आप जान रहे हैं। x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 रख दें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर रख दिया गया ये, तो ये आ गया। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x2 को एक साइड में अगर हम कर लें, तो देन x2 इज इक्वल टू ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जिसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो अभी डिफिनेशन में आया, यानी। और पी नॉट माइनस पी एस तो आप जानते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और पी नॉट से डिवाइड कर दिया है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाएगा। यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को ही हम डेल्टा पी अपॉन पी नॉट कहेंगे, इक्वल टू x2 होगा। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड राउल्स सेकंड लॉ। और इस सेकंड लॉ को अगर हम बनाते हैं तो देखिए ग्राफ आपके सामने बन के आ रहा है, और बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफ ये भी स्लोप में ऐसे बन के आ गया। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर कन्वर्ट हुई हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी जीरो x2 हो गया, क्योंकि हम जो सिंस वी टेक दी सोल्यूशन है वेरी एंड वेरी डाइल्यूट, बहुत तन विलयन ले रहे हैं, इसलिए समझ लीजिए जो सॉल्यूट का क्वांटिटी है सॉल्वेंट में वो बहुत ही कम है।
इसलिए एन इज स्मॉल, एन इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन। ये बहुत छोटा है तो एन प्लस एन की जगह पर हम कैपिटल एन लिखेंगे। यूँ समझिए एक ड्रम यानी 200 लीटर में हम 10 ग्राम चीनी डाल दें, क्या असर होगा, वही कहानी यहाँ पर है। डाइल्यूट सोल्यूशन ही है। तो ये फार्मूला आपका चेंज होकर के ऐसे आ जाता है, यहाँ देख लीजिए। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इसी पर ही इंटरमीडिएट में न्यूमेरिकल आएगा। तो ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी जीरो है। फॉर अगर हम किसी एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन लेना होगा तो फार्मूला इसमें संशोधन करना होगा। ये तो आपको डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, हम फॉर एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन हो तब कैसे काम करें। इसको उलट दिया गया है, उलट इन्वर्स कर दिया गया। इन्वर्स करने के बाद सॉल्व किया गया, देखिए कट गया एन एन, 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन एन आ गया और 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, सॉल्व कर दिया। देन दैट इज कम्स आउट, यहाँ देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन। ये जो फार्मूला है दैट इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन। ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन। यहाँ अगर हम बात करें, देखिए ट्रू फॉर फॉर एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन, एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन, वो चाहे कंसंट्रेट हो चाहे डाइल्यूट हो, वो किसी के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। या अगर यही पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट रहता तो केवल डाइल्यूट के लिए लागू होता। तो ये एक इंटरेस्टिंग फार्मूला हो गया। आपको इंटरमीडिएट में भी लगाइए, कंपटीशन में भी लगाइए, जहाँ सारे जगहों पर ये इक्वली अप्लीकेबल है। देखिए यहाँ कुछ इसको अमेंडमेंट किया रहा है फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पज के कारण, और कंपटीशन में कैसे बनते हैं। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए आप जान ही रहे हैं, ये तो स्थिति आप क्लियर ही है। आपके डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कैसे बनाएंगे हम, तो ये है। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ये अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका सॉल्यूट का है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका होना चाहिए, सॉल्वेंट का है। ये सब आप पहले जानते हैं। और देख लीजिए इसको चेंज किया गया, एक फार्मूले में मैंने ले करके आया यहाँ पर। देखिए इसको है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। और सॉरी, इधर को किधर कर दिया मैंने। देखिए यहाँ ये लाना था। ये अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये चेंज करके हम ला दिए, कन्वर्ट किए हैं यहाँ पर। और ये फार्मूला आपका बन के आ गया है यहाँ पर, बड़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला आ गया। और ये मोल, इसको हम कहते हैं मोलैलिटी। एंड इस टर्म को आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए एन अपान एन को मैं ले आया हूँ यहाँ पर। कैसे 1000 को कन्वर्ट किया गया, इतने को इतने में कन्वर्ट किए हैं हम। ये देखिए, और इसको यम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर यम डैश इज कॉल्ड मोलैलिटी। यम डैश यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कोई करने की जरूरत नहीं है। यम डैश इज नोन एज मोलैलिटी, और इसी को आप सीधा उपयोग कर सकते हैं। और इस फार्मूले को जो मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल टू एम डैश एम अपॉन 1000, ये कैसे आया है, इस साइड में डेरिवेशन मैंने दे रखा है। ग्राफ देखिए यहाँ पर, एक ग्राफ राउट्स लॉ का जो सेकंड लॉ का ग्राफ बनाया जा रहा है। पी नॉट माइनस पी एस पी जीरो एक्स टू है, इसको चेंज किया गया ऐसे, आर पी एस इक्वल टू माइनस एक्स टू इंटू पी नॉट प्लस पी नॉट। ठीक है, पी एस को हमने y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन है। दैट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसका, आप स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन। पी एस और एक्स टू में मैंने ग्राफ बनाया। देखिए ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप इसका नेगेटिव है, ये स्लोप आपका आ गया। स्लोप इसका जो नेगेटिव आया यहाँ पर देखिए, ये दैट इज दिस, नो सॉरी, स्लो
है, माइनस पी नॉट है, और ये ग्राफ है, ये इंटरसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, अंतःखंड। इंटरसेप्ट को हिंदी में अंतःखंड कहते हैं। तो ये ग्राफ एक बढ़िया आपके बन करके आ गया। ये कहीं पर इस पे आप किसी भी पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट जहां आपको अच्छा लगता है उस पॉइंट से। मान लीजिए हमको यहीं से निकालना होगा, तो ये देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप डालिए, फिर यहाँ से कर दीजिए, तो आपको सारा वैल्यू निकल जाएगी। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह के ही क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं किसमें, कंपटीशन वाले में। तो ये देखिए आपको यहाँ मैंने दे दिया ऐसे करके। फॉर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन हो तब क्या होगा, एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। और वी नो दैट, ये तो आप जान ही रहे हो कि ये क्या है, इतने की वैल्यू रख दीजिए। और कैसे निकालें, दोनों साइड्स में डिवाइड कर दिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू बना। ऊपर कट गया, 1 आ गया, ये कट गया, ये देखिए n अपॉन n की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमारा ये आ गया, ये IIT में पूछा गया, ऑल्टरनेटिव में आया था। एक और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, कहीं पर आपको जरूरत पड़ जाए, डेंसिटी हो, मोलैरिटी हो और मोलैलिटी हो, तब के लिए आप डायरेक्ट रेंज निकालें। GMM ग्राम मोलर मास, दैट इज, और भार मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का, और सीधा इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं दे रहा हूँ, देखिए यहाँ RIM डैश इज इक्वल टू मोलैरिटी हो गई, ठीक। GMM माने वही मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्वेंट का है। वेपर प्रेशर तो आप जान रहे हैं, पी नॉट, और PS जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, M मोलैरिटी है। अब फॉर नीट एंड जेई के लिए राउल्ट्स लॉ, देखिए यहाँ हमने लगा रखा है किस तरह से, लिक्विड लिक्विड सिस्टम में ला रहे हैं। ए टाइप, बी टाइप के लिए होमोजेनियस मिक्सचर होगा, पी डैश पी ए और पी डैश आर पार्शियल प्रेशर होंगे, एक्स ए एक्स बी उनके मोल फ्रैक्शंस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ तो आप जान ही रहे हैं क्या होना है। ओ कहाँ ला दिया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ये आपने यहाँ लेकर के आ गए ये। और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द राउंड लॉ पर यहाँ आ गया, और चाहे तो इसकी वैल्यू दोनों को निकाल सकते हैं। PS वैल्यू एक्स ए का मान रख दिया, एक्स बी का रख दिया, और ये देखिए ग्राफ कितना सुंदर सा बन करके आ जाता है। कि ये नॉट इधर लिखे हैं, PG नॉट इधर लिखे हैं, ग्राफ इधर बना दिया, y इज इक्वल टू mx से, एक ग्राफ इधर बना है, एक इधर ब्लैक है, एक रेड कलर पे, और टोटल का पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी आ गया। ये ग्राफ दोनों का बनाया गया है। मोल फ्रैक्शन यहाँ जब, मतलब वन वन मीन्स 1 है, ये है, बी गायब, बी नहीं है, तब का ग्राफ ये लाल रंग से जा रहा है, ये लग रहा है यहाँ से। और पी नॉट ए अगर हम बात करते हैं यहाँ, देन ये पी नॉट ए, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ये हो गया, लिखा है यहाँ पर, दिया भी गया है, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने का, लिखा हुआ है इस ग्राफ में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आगे चल करके हम इसकी बात भी करेंगे। और सॉलिड लिक्विड सिस्टम में ठोस द्रव निकाय हो जाए तो क्या होगा, सॉलिड का जानते ही हैं, वो वेपर प्रेशर आएगा नहीं, पी नॉट 0 होगा सॉलिड के केस में। जब सॉलिड 0 हो गया, तो ऐसे केस में ये देखिए पी नॉट 0 हो जाएगा, तो इस सब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये स्थिति आ गई, यानी यही निकल गया जो ए का मोल फ्रैक्शन है उसके बराबर आ जाता है, ये स्थिति निकल के आ गई, जिसे आप सॉल्यूट कहते हैं। यानी इसको एक तरह से डेरिवेशन भी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ का होगा, राउल्ट्स लॉ
केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही ट्रू है, ठीक है। डाइल्यूट ही लागू होगा, कंसंट्रेट नॉट ट्रू फॉर सॉल्यूट रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्वेंट से रिएक्ट करेंगे उनके लिए लागू नहीं है। सॉल्यूट डज नॉट डिजॉल्व और डिसोसिएट और एसोसिएट। ये किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट न तो संगुणित हो न तो वियोजित हो, डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, तभी ये लगेगा। और ट्रू, ओनली ट्रू फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। यहाँ पर भी एक डाल दीजिए पॉइंट्स। थर्ड वन, ओनली ट्रू फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, ओनली ट्रू फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये सही है, बाकी के लिए सही नहीं है। तीन कंडीशन दिया, यदि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सॉल्यूट रिएक्ट कर दिया तब नहीं लागू। सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट न होना चाहिए, और ये सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो ये स्थिति आपकी निकल के आ गई। कंपैरिजन आपको करना है राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ, राउल्ट्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ। तो ये हेनरी लॉ से हम कल आपको इस पे आकर के बात बात करेंगे, फ्रॉम हेनरी लॉ। यहीं से एक बार स्केल कर दिया जाए तो ज्यादा सही है। तो देख लीजिए यहाँ, ये यहाँ से करना हम लोगों को देखना है। ओए लिखो यार, आओ।